ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में यहाँ तक बता दिया था। अब देखिए इसके बाद आगे 1-2 कॉन्सेप्ट और मैं इससे रिलेटेड बताता हूँ, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब देखिए इसमें वेइंग ऑफ अ बॉडी, ये हेडिंग है, वेइंग ऑफ अ बॉडी इन लिक्विड। वेइंग ऑफ अ बॉडी इन लिक्विड, अगर किसी लिक्विड में किसी बॉडी को वे करते हैं, वजन करते हैं, तो अब थ्रस्ट फोर्स उस पे लगेगा और उसकी वजह से जो रीडिंग आएगी वो कम आएगी। ठीक है, तो अब देखिए कितनी कम आएगी, कैसे निकालेंगे, या कहीं कोई डेटा अगर है तो उसको कैसे यूज करेंगे। ये एक स्प्रिंग बैलेंस है और अभी ये हवा में लटका हुआ है, तो अभी इसकी जो रीडिंग आ रही है वो W1 आ रही है। हवा का जो अब थ्रस्ट फोर्स है वो हम नेग्लिजिबल मानेंगे, तो हम कह सकते हैं कि ये एक्चुअल वेट बता रहा होगा W1। लेकिन इसी सेटअप को हम अगर एक लिक्विड में डुबो दें, इसी सेटअप को एक लिक्विड में डुबो दें तो रीडिंग बदल जाएगी। जैसे ये कंटेनर है और इस कंटेनर में एक लिक्विड भरा हुआ है, तो इसका जो वेट होगा वो एक्चुअल वाला तो W1 होगा, लेकिन साथ ही साथ इस पे एक ऊपर की तरफ एक फोर्स और आ जाएगा, F अप। उसकी वजह से यहाँ पे जो रीडिंग है, जैसे यहाँ T टेंशन, ये वेट W1 और T टेंशन को KX कह सकते हैं, तो T टेंशन जो कि इसकी रीडिंग भी है, जो रीडिंग आएगी वो इसकी टेंशन जो है उसके बराबर होगी। तो T को मैं यहाँ पे लिख सकता था, T आ जाता आपका KX इक्वल्स टू W1, KX इक्वल्स टू W1। ठीक है, T इक्वल्स टू KX इक्वल्स टू W1 ये आ जाता। अब दूसरा जो केस है इसमें टेंशन बदल गया होगा, यहाँ पे जो टेंशन है वो T डैश है, तो T डैश और F अप ये बराबर है W1 के, तो T डैश जो कि रीडिंग है वो W1 माइनस F अप, W1 माइनस F अप, तो T डैश की जो वैल्यू आएगी वो लेस देन W1 आ जाएगी, यानी रीडिंग कम होगी। ये जो T डैश है, लिक्विड में जब वे किया तो रीडिंग कम हो गई, इस रीडिंग को हम एपरेंट वेट कह सकते हैं, इस रीडिंग को हम एपरेंट वेट कह सकते हैं। रियल वेट W1 है, तो ये यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एपरेंट वेट जो कि T डैश है, जो ये बता रहा होगा, जो कि इसका एक्चुअल वेट नहीं है, दिस इज लेस देन रियल वेट। एपरेंट वेट इज लेस देन रियल वेट। ठीक, एपरेंट वेट इज लेस देन रियल वेट। ठीक है, ये आ जाएगा। एपरेंट वेट लेस देन रियल वेट, ये होगा। ठीक है, अब देखिए इसी से रिलेटेड, अब यहाँ पे रियल वेट से एपरेंट वेट कम है, तो जो लॉस हुआ, दिस इज लॉस इन वेट। लेट इस अपरेंट वेट को, मैं यहाँ पे जो रीडिंग है T डैश, इसे मैं W2 कह रहा हूँ। W2 मतलब जो वेट ये शो कर रहा है, तो यहाँ एक तरह से मान लो W2 लेस देन W1, तो लॉस इन वेट जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू W1 माइनस W2, क्योंकि कुछ वजन कम हो गया। मान लीजिए पहले 5 kg इसका मास शो कर रहा था स्प्रिंग बैलेंस, अब ये सपोज करो 4.5 kg शो कर रहा है, तो वो 4.5 kg क्या हो गया, एपरेंट वेट हो गया। तो 500 ग्राम कम दिखा रहा है, तो ये लॉस हो गया। और ये किसकी वजह से हुआ लॉस, ये लॉस हुआ किसकी वजह से, एफ अप की वजह से। तो ये जो लॉस आया है वही लॉस आपका
एफ अप के बराबर होगा। आप यहाँ से समझ सकते हैं अगर ना समझ में आया हो तो, ठीक है। इसमें अगर आप देखें तो ये जो एफ अप होगा दैट विल बी W1 माइनस टी डैश, और ये W1 माइनस टी डैश को ही मैंने क्या कहा है, एपरेंट वेट W2। ये आपका एफ अप आ गया, तो एफ अप आ गया W1 माइनस W2 यानी लॉस इन वेट दैट इज W1 माइनस W2। तो ये जो लॉस इन वेट है इसी को हम एफ अप कह सकते हैं, और ये आएगा आपका W1 माइनस W2 के बराबर। आगे अभी मैं इसमें बताने जा रहा हूँ कि एफ अप और रिलेटिव डेंसिटी हाउ दे आर रिलेटेड। रिलेटिव डेंसिटी हम पीछे पढ़ भी चुके हैं। तो एक तो ये आ गया कि जो लॉस इन वेट होगा वो एफ अप के बराबर आ जाएगा, अप थ्रस्ट फोर्स के बराबर आ जाएगा, यानी अप थ्रस्ट फोर्स अगर हमें चाहिए तो वेट में जो लॉस हुआ है उसको हम निकाल लेंगे। अब देखिए इसी में रिलेटिव डेंसिटी और एफ अप में क्या रिलेशन है ये हम जानेंगे। तो रिलेटिव डेंसिटी यहाँ पर लेट मैं आर डी कह रहा हूँ इसको, रिलेटिव डेंसिटी को, ठीक है। तो आर डी इज द रो सॉलिड अपॉन रो लिक्विड, रो सॉलिड अपॉन रो लिक्विड, यानी सॉलिड की डेंसिटी इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जो पानी में डुबोया है, इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड के रेस्पेक्ट में। अब फर्दर इसको मैं v का मल्टीप्लाई ऊपर कर लेता हूँ, v का मल्टीप्लाई नीचे कर लेता हूँ, g का मल्टीप्लाई ऊपर और g का मल्टीप्लाई नीचे। तो अब जो v रो g आया ऊपर वाला वो तो रियल वेट हो गया, सॉलिड की डेंसिटी, सॉलिड का वॉल्यूम, तो दिस इज W1। और ये क्या आ गया भैया आपका एफ अप। यानी आप ये कह सकते हैं रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया रियल वेट अपॉन एफ अप, एक तो ये आया। साथ ही साथ इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रियल वेट को अगर हम डिवाइड कर दें लॉस इन वेट से, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला कि एफ अप की वैल्यू और लॉस इन वेट बराबर होंगे। तो जो रिलेटिव डेंसिटी है ये आपका रियल वेट, दो फॉर्मूले आपको मिले, अपॉन एफ अप, है ना, या एफ अप अगर आपको लिखना हो तो कभी अगर आपको रियल वेट दिया हो तो उसे रिलेटिव डेंसिटी से डिवाइड कर देना, तो आपको एफ अप मिल जाएगा, ठीक है। ये काम का फॉर्मूला है। या आप इसको लिखना चाहें तो रियल वेट अपॉन लॉस इन वेट, ये काम का फॉर्मूला है, क्वेश्चन में काम आ जाएगा। तो रिलेटिव डेंसिटी और एफ अप का एक रिलेशन आ गया कि रियल वेट को अगर हम एफ अप से डिवाइड करेंगे तो रिलेटिव डेंसिटी आ जाएगी, ठीक है। या मैं कहूँ एफ अप को रिलेटिव डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें, ये भी तो बन सकता है। यहाँ से अगर आप देखें तो रियल वेट अगर आपको चाहिए तो कुछ नहीं करना है आपको, रिलेटिव डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई एफ अप, या मैं कहूँ रिलेटिव डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई लॉस इन वेट कर दो तो आपको रियल वेट मिल जाएगा। ये सभी फॉर्मूले काम के हैं, कुछ अच्छे सवालों में काम आ जाएंगे, ठीक है, आप लिख लें। अब हम आएंगे इसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो अब देखिए, द वेट ऑफ अ बॉडी, weight of a body in air is 120 gram, comma, weight of a body is 120 gram, ऐसे लिखें, is 120 gram in air, 100 gram in water and 90 gram in a liquid, ठीक है। एक बॉडी का हवा में तो आप एफ अप को 0 मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि काफी कम होती है डेंसिटी। द वेट ऑफ ए बॉडी इज 120 ग्राम इन एयर, 100 ग्राम इन वाटर, 90 gram in a liquid. What is the density?
what is the density, what is the density of the body and liquid, what is the density of a body in liquid. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 120 ग्राम एयर में है और पानी में 100 ग्राम है, पानी में 100 ग्राम है। तो अब अगर हम यहाँ से रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला अगर यूज करें, तो रिलेटिव डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है रियल वेट अपॉन लॉस इन वेट। तो आप दो डेटा यहाँ से सेलेक्ट करिए, सबसे पहले तो 120 ग्राम इन एयर और 100 ग्राम इन वाटर। तो यहाँ पे डेंसिटी जो आएगी दैट इज द डेंसिटी ऑफ सॉलिड और डेंसिटी ऑफ वाटर, और रियल वेट है 120 ग्राम इंटू जी, और लॉस जो हुआ 120 से 100 हो गया तो 20 ग्राम का लॉस हुआ, तो 20 जी, जी से जी चला जाएगा, ये ग्राम वाला जी नहीं है, ये ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला है, और ये 6 आ गया। अब सॉलिड की जो डेंसिटी है पानी के रेस्पेक्ट पे हमने लिखी है, ध्यान रहे, क्योंकि पानी में ही लॉस हमने लिया है, क्योंकि पानी में जब वजन कर रहे हैं तो 100 ग्राम आ रहा है, इसका मतलब 20 ग्राम का लॉस हुआ, तो पानी के रेस्पेक्ट में रिलेटिव डेंसिटी हमने लिखी। तो ये आ गया 6 रो वाटर, और रो वाटर में वाटर की डेंसिटी यू नो 1 ग्राम पर सीसी, तो ये 6 ग्राम पर सीसी हो गया। एक पार्ट तो ये हो गया। इसके बाद जो दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में अगर आप देखें तो यहाँ से फिर वही रिलेटिव डेंसिटी बॉडी की और किसी दूसरे लिक्विड में, तो यहाँ से हम फिर से वही रिलेटिव डेंसिटी, और भी तरीके हो सकते हैं, मैं यही रियल वेट अपॉन लॉस इन वेट। तो रिलेटिव डेंसिटी यहाँ पे अगर हम लिखें तो सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड के रेस्पेक्ट में, लिक्विड की भी डेंसिटी निकालनी है, और रियल वेट 120 है और लॉस कितना हो गया भैया 30 का। क्यों 30 का हुआ, 120 ग्राम का ऑब्जेक्ट है, 90 ग्राम शो कर रहा है किसी लिक्विड में, तो 30 का लॉस हुआ। यहाँ से इसको हम डिवाइड कर देंगे, ये 4 आ गया। अब सॉलिड की डेंसिटी क्योंकि हमें पता लग गई है 6, लिक्विड की डिमांड कर रहा है ये 4, तो रो एल आ गया 6/4, यानी 1.5 ग्राम पर सीसी। ठीक है, तो अप्रोच आपको समझ में आ गई होगी, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अभी ऊपर जो मैंने फॉर्मूला बताया उस फॉर्मूले का आप यूज करेंगे, ठीक है, इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। अभी इसके बाद मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ आईआईटी में जो पूछा गया है, आईआईटी में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर नोट करने में टाइम लग रहा है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आईआईटी में आ चुका है, इसके जैसा आ चुका है, हो सकता है डेटा में एग्जैक्ट न दूं आपको, ठीक है, लेकिन जनरल कॉन्सेप्ट जो है वो यही है। ये एक ब्लॉक है और ब्लॉक को एक स्प्रिंग बैलेंस से हमने लटकाया है, और स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग आ रही है वो 5 kg आ रही है।
ठीक है, मैं पूरा क्वेश्चन ना लिखा के मैं उसको आपको फिगर के फॉर्म में दे रहा हूँ, क्योंकि आप ज़्यादा अच्छे से समझ जाएंगे। और यहाँ पर ये एक पेन बैलेंस है। पेन बैलेंस का मतलब जैसे आप परचून की दुकान पे जाते हैं कोई सामान लेने, तो वहां पे इस तरह का ये तराजू उसके पास होता है, या कभी सब्जी वगैरह लेते होंगे तो वहां भी देखा होगा। और इसमें ये यहाँ पर एक कंटेनर है इसके ऊपर रखा हुआ, और जो कंटेनर है पूरा भरा हुआ है पानी से। और इस समय जो इसकी रीडिंग आ रही है वो 2 kg आ रही है, यानी कि इसमें जो पानी है वो 2 kg है। ये स्प्रिंग बैलेंस है। और इसे मैं कह रहा हूँ पेन बैलेंस। ये पेन यही वाला हो गया। अब तीसरी सिचुएशन में क्या किया, तीसरी सिचुएशन में ये है कि ये जो पेन बैलेंस था और इसके ऊपर जो पानी से भरा हुआ बर्तन है, थोड़ा खाली है, पूरी तरह से नहीं भरा हुआ है। और अब इसमें हमने क्या किया, स्प्रिंग बैलेंस से जो ब्लॉक लटका हुआ था उसे यहाँ स्प्रिंग बैलेंस समेत लाके और इसमें डुबो दिया। ठीक है, तो अब जो रीडिंग है स्प्रिंग बैलेंस की और जो रीडिंग है पेन बैलेंस की, वो कैसे बदलेंगी ये आपको बताना है। ठीक है, पहले वाले केस में रीडिंग स्प्रिंग बैलेंस की 5 kg थी और पहले पेन बैलेंस की 2 kg थी। अब फिगर 3 में जो रीडिंग होगी, मैंने पूरा क्वेश्चन ना लिखा के इस तरह से लिखा दिया है। तो रीडिंग स्प्रिंग बैलेंस की और पेन बैलेंस की क्या होंगी ये आपको बताना है। तो मैं ऑब्जेक्टिव की तरह नहीं आपको दे रहा हूँ, मैं सीधे पूछ रहा हूँ व्हाट इज द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस एंड पेन बैलेंस इन फिगर 3। व्हाट इज द का मतलब आपको ये नहीं कि एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है, आपको ये बताना है कि रीडिंग दोनों की सेम रही 5 एंड 2 kg, या स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग कम हो गई 5 से और पेन बैलेंस की भी कम हो गई, ऐसे ऑप्शन दिए होंगे। तो व्हाट इज द रीडिंग का यहाँ मतलब ये नहीं कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है, आपको ये बताना है कि रीडिंग चेंज हुई है अगर किसी की, तो वो किस तरह से चेंज हुई, दोनों की रीडिंग बढ़ गई, दोनों की रीडिंग घट गई, दोनों में से एक की बढ़ गई दूसरे की कम हो गई, इस तरह का ऑप्शंस वहां पे आपको दिए होंगे। ठीक है, तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए आंसर इसका? सर पहले वाले की कम हो जाएगी, दूसरे वाले की बढ़ जाएगी। पहले वाले की कम हो हाँ सर। जाएगी और दूसरे वाले की बढ़ जाएगी, क्यों सर ऐसा होगा? सर अपवार्ड फोर्स लगेगा ना। अपवर्ड फोर्स लगेगा इस पे। अगर मान लेता हूं मैं ऊपर वाले की रीडिंग अगर कम हुई है, तो क्या हम कह सकते हैं कि नीचे वाले की रीडिंग जो बढ़ी है क्या वो सेम अमाउंट से बड़ी होगी या कम ज्यादा होगा? जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर वाले की रीडिंग ऊपर वाले की रीडिंग ऊपर वाले की जो रीडिंग है वो अगर मान लो 4.5 kg आ रही है, तो क्या हम बता सकते हैं कि नीचे वाले की रीडिंग 2.5 kg आएगी या उससे ज्यादा आएगी या उससे कम आएगी, या कह नहीं सकते? क्या लगता है आपको? सर जितना ऊपर वाले की कम हुई है उतनी ही नीचे वाले की बढ़ेगी, क्योंकि जितना फोर्स ऊपर अपथ्रस्ट लग रहा है उतना ही फोर्स इधर ही नीचे इस पे लगेगा, न्यूटन हाँ, थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। बिल्कुल सही जवाब है। जितना एफ अप स्प्रिंग बैलेंस के से लटके हुए ब्लॉक पे लगा होगा उतना एफ अप एक्शन का रिएक्शन नीचे भी आएगा। तो जो भी डिक्रीमेंट हुआ होगा स्प्रिंग बैलेंस के केस में, उतना इंक्रीमेंट पेन बैलेंस में हुआ होगा, क्योंकि एफ अप एक्शन का रिएक्शन, लिक्विड ने ब्लॉक को ऊपर की ओर एफ अप दिया, तो उस एक्शन का रिएक्शन न्यूटन के थर्ड लॉ से होगा कि ब्लॉक भी लिक्विड को उतना ही एफ अप
डाउनवर्ड डायरेक्शन में देगा, और जब एफ अप नीचे की तरफ बढ़ेगा तो इसकी रीडिंग बढ़ जाएगी, इसकी रीडिंग बढ़ जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसमें फर्दर, तो मैं सीधे आंसर पे ही आता हूं। रीडिंग ऑफ, आंसर है रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस is W1 and this is less than 5 kg. दूसरा, रीडिंग ऑफ पेन बैलेंस W2 और वो 2 kg से ज़्यादा होगा। ठीक है, और हम ये कह सकते हैं कि W1 जो होगा वो 5 kg या मैं कहूँ -x होगा, और जो W2 है वो 2 kg प्लस x होगा। कह सकते हैं जितना इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हुआ, या मैं कह सकता हूँ यहाँ x जो भी है वो एफ अप है, और 2, अभी मैं मास केजी में एक्सप्रेस कर रहा हूँ तो मैंने ऐसे लिख दिया, और सच दैट हम कह सकते हैं W1 और W2 का जो सम होगा वो 7 kg के बराबर आएगा। देखो पहले वाले की जो रीडिंग थी वो 5 kg थी, दूसरे की 2 kg थी, दोनों की रीडिंग मिला के 7 kg थी। तो मैंने आपसे पूछा कि ऊपर वाले स्प्रिंग बैलेंस की, यानी कि अगर रीडिंग 4.5 kg आ रही है, केजी में ही बोल रहा हूँ, न्यूटन में ना बोल के मैं, वैसे तो 4.5 kg है तो 45 न्यूटन बोलेंगे हम, पर मैं केजी में बोल रहा हूँ क्योंकि रीडिंग नॉर्मली हम जो देखते हैं स्केल पर वो केजी में ही लिखी होती है, बट इनफैक्ट वो फोर्स है तो न्यूटन में कहना चाहिए, पर मैं केजी में ही बोल रहा हूँ। तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग अगर 4.5 kg आ रही होगी तो जो पेन बैलेंस है उसकी रीडिंग 2.5 kg आएगी, और इस तरह से आएगी कि दोनों का सम अभी भी रीडिंग का सम 7 kg आएगा, 4.5 प्लस 2.5। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि जितनी इंक्रीमेंट हुआ होगा स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग में, डिक्रीमेंट हुआ होगा सॉरी स्प्रिंग बैलेंस का, उतना ही इंक्रीमेंट पेन बैलेंस का भी होगा। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, मैंने पूरा क्वेश्चन ना लिखा के उसको फिगर के टर्म में बता दिया और मैंने सीधे आंसर आपको बता दिया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद एक क्वेश्चन जो कि एम्स में आ चुका है, वो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आपने हो सकता है किया भी होगा, देखा भी होगा। अब जैसे ये एक कंटेनर है और ये कंटेनर में एक लिक्विड भरा हुआ है। ये एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जैक्ट हो सकता है डेटा में आपको सेम न दे पाऊँ, लेकिन जनरल आइडिया वही है। हो सकता है थोड़ा बहुत फिगर में वेरिएशन हो, डेटा में थोड़ा सा वेरिएशन हो, और क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे एक कैंडल पानी में फ्लोट करते हुए जल रही है। ठीक है, और इसमें ये फिगर में दिखा रखा था कि ये वाली जो लेंथ है और ये वाली जो लेंथ है वो बराबर है, लेट मी से एल एंड एल। ठीक है, तो अब क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, इफ द कैंडल is burning, if the candle is burning at the rate 2 centimeter per minute, if the candle is burning at the rate 2 centimeter per minute, then what is the rate, what is the rate at which, what is the rate at which its length
inside water is changing। मैं ऑब्जेक्टिव ऑप्शन ना देके ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में मैंने सीधे आपसे आंसर पूछ लिया है। मैंने कहा कि और बाकी फिगर में इंफॉर्मेशन है, वहां से भी आप देख सकते हैं। इसमें कह रहा है कि अगर कैंडल 2 मिनट में 1 मिनट में 2 सेंटीमीटर जल जाती है, तो पूछ रहा है कि इसमें लिक्विड के अंदर जो इसकी लंबाई है, लिक्विड के अंदर जो लंबाई है जो रहेगी, क्योंकि कैंडल अगर फ्लोट कर रही है तो आगे भी फ्लोट करेगी, ऐसा तो है नहीं कि डूब जाएगी। तो ये जो लेंथ है लिक्विड के अंदर, ये किस रेट से बदल रही होगी, ये बताना है आपको। और उसमें ऑप्शंस दिए थे, बट मैं आपको ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, मैं सीधे क्वेश्चन पे जो मेन आंसर होगा इसका उस पे आना चाहूंगा। और इसको आप बिना सॉल्व करे भी आंसर कर सकते हैं। If the candle is burning at the rate 2 centimeter per minute, then what is the rate at which its length inside water, पानी के अंदर जो इसकी लेंथ है वो किस रेट से बदल रही होगी, या पानी के ऊपर जो लेंथ है वो किस रेट से बदल रही होगी, इस तरह का पूछेगा। क्योंकि एक्चुअल पूरी मोमबत्ती कैंडल की जो लेंथ है वो 1 मिनट में 2 सेंटीमीटर जल जा रही है, तो पानी के अंदर जो लेंथ किसी भी समय होगी वो किस रेट से बदल रही होगी। बिना किसी कैलकुलेशन के भी आप इसको आंसर कर सकते हैं, एकदम डैम इजी क्वेश्चन है। अगर आप देखें तो मिनिमम कैलकुलेशन में आप इसको कर सकते हैं। देखिए अभी तक आपका जवाब नहीं आया है तो मैं बताता हूँ, बाकी इसमें कुछ ऐसा था नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको एक चीज नोटिस करनी होगी कि कैंडल की जो लेंथ है, इस समय जो फिगर दिखाया है वो 2L है। कैंडल की जो लेंथ है वो 2L है और पानी के अंदर जो लेंथ है वो L है, यानी कि आधी कैंडल डूबी हुई है। आधी कैंडल डूबी हुई है तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि कैंडल की जो डेंसिटी है रो सॉलिड अपॉन रो लिक्विड, अगर हम यहाँ से लिखें तो ये आ जाएगा V इन अपॉन V, राइट। और V इन अपॉन V यहाँ पे अगर हम देखें तो V इन अपॉन V में मैं कह सकता हूँ आधा वॉल्यूम डूबा हुआ है 1/2। तो यहाँ से आप कैंडल की जो डेंसिटी है वो कह सकते हैं लिक्विड की डेंसिटी की आधी होगी। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको मैं बिना कैलकुलेशन के ही सॉल्व कर दूंगा, बट ये तो मैं आपको एडिशनल जानकारी दे रहा हूँ कि इसमें अगली बार क्वेश्चन यही आया लेकिन थोड़ा चेंज होके आ गया। हूबहू एम्स का क्वेश्चन नहीं आया नीट में या जेईई मेन में, तो थोड़ा चेंज करके दे देगा, पूछ लेगा कि जो पानी की डेंसिटी अगर 1 ग्राम पर सीसी है तो कैंडल की डेंसिटी फिर क्या रही होगी। तो वो आपको समझ में आ गया। आधा डूबा हुआ फिगर दे रखा है तो आधा डूबा हुआ है, तो यहाँ से कह सकते हैं। सर हाँ बोलो। 1 सेंटीमीटर पर मिनट आंसर है हाँ, क्या? 1 सेंटीमीटर पर मिनट ही होगा आंसर। तो रो सॉलिड हो गया आपका रो L/2। एक तो ये जानकारी मैंने आपको दी, यानी अगर पानी की जो डेंसिटी है वो लिक्विड की डेंसिटी, यानी पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी है तो कैंडल की डेंसिटी फिर 1/2 ग्राम पर सीसी हो गई। और ये बात आगे भी रहने वाली है कि डेंसिटी आधी है तो कैंडल की डेंसिटी आधी ही रहने वाली है आगे भी। ऐसा तो है नहीं कि कैंडल का कुछ पार्ट अगर जल गया तो डेंसिटी कैंडल की बदल जाएगी, लेंथ बदल जाएगी, डेंसिटी तो वही रहने वाली है। और पानी की डेंसिटी भी नहीं बदलेगी, पानी की डेंसिटी भी वही रहने वाली है ना। अब सवाल यहाँ पे आता है कि मान लो फॉर एग्जांपल, ध्यान से सुनना मेरी बात को, और बिना किसी कैलकुलेशन के आप आंसर कर सकते हैं, बिना किसी कैलकुलेशन के। तो मैं कह सकता हूँ क्योंकि डेंसिटी बदलने वाली नहीं, तो किसी भी समय आधा भाग कैंडल का डूबा होगा, जो भी होगा उसका आधा भाग डूबा होगा, आधी लेंथ डूबी होगी। मान लो इस समय, मैं बिना कैलकुलेशन के बताना चाहता हूँ, मान लो इस समय कैंडल की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, कैंडल की लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब हुआ कि 5 सेंटीमीटर अंदर और 5 सेंटीमीटर बाहर। ठीक है, 1 मिनट के बाद हम चेक करेंगे तो 1 मिनट में 2 सेंटीमीटर कैंडल जल चुकी होगी। ध्यान से सुनिएगा, यानी कि 1 मिनट के बाद कैंडल की लंबाई 10 सेंटीमीटर की जगह 8 सेंटीमीटर रह गई। और किसी भी समय आधी कैंडल डूबी रहेगी हमेशा, ये तो डेंसिटी का रिलेशन बताता ही है, क्योंकि आधा भाग डूबा होगा, यानी 8 सेंटीमीटर में 4 सेंटीमीटर पानी के अंदर और 4 सेंटीमीटर पानी के बाहर होगी।
अच्छा, पहले कितना थी? पहले 5 सेंटीमीटर अंदर थी और 5 सेंटीमीटर बाहर थी। अब 4 सेंटीमीटर अंदर है और 4 सेंटीमीटर बाहर है। इसका मतलब जितनी देर में, यानी 1 मिनट में कैंडल 2 सेंटीमीटर जली, इसकी लंबाई पानी के अंदर 5 सेंटीमीटर की जगह 4 सेंटीमीटर रह गई। यानी लंबाई में 1 मिनट में जो चेंज आया वो 1 सेंटीमीटर का आया। यानी वही तो पूछा है, द रेट एट विच लेंथ इनसाइड वाटर इज चेंजिंग, तो वो आ गया आपका आंसर 1 सेंटीमीटर पर मिनट। बिना कैलकुलेशन के बताया, अगर आपको बात समझ में आई हो, तो आंसर आ गया 1 सेंटीमीटर पर मिनट। ये इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं थी हमको, जो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। बट मैंने कहा नेक्स्ट टाइम आपसे ये डेंसिटी को लेके रिलेशन पूछ लेगा कि सॉलिड की डेंसिटी क्या है, तो ऐसे निकाल सकते हो। बाकी मैंने कोशिश करी कि बिना किसी कैलकुलेशन के हम इसको डायरेक्ट करें। मान लो मैंने कहा शुरुआत में लेंथ थी 10 सेंटीमीटर, तो 1 मिनट के बाद 8 सेंटीमीटर बचेगी। ये समझने की बात है कि आधा भाग अगर किसी भी समय डूबा हुआ है तो आगे भी आधा भाग ही डूबा होगा। यानी पहले 5 सेंटीमीटर अंदर और 5 सेंटीमीटर बाहर, अब 4 सेंटीमीटर अंदर और 4 सेंटीमीटर बाहर, ठीक है। तो वहां से आप देख सकते हैं कि 5 से 4 रह गई, तो लंबाई 1 सेंटीमीटर 1 मिनट में चेंज हुई। तो 1 सेंटीमीटर पर सेकंड नहीं, सॉरी, ये पर मिनट आंसर होगा। ठीक, ये हो गया। चलिए अब आगे आते हैं और एक क्वेश्चन पर, ठीक है। पानी में मिलावट को लेके भी क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, पूछे भी जाते हैं। हालांकि मैं उसमें थोड़ी देर बाद आऊंगा। पहले एक सवाल मैं आइस को लेके पूछता हूँ, और ये बहुत ही कॉमन सा सवाल है, आपने किया भी होगा और मोस्ट ऑफ यू नो द आंसर। लेकिन मैं इसी से शुरुआत करूंगा। जैसे एक कंटेनर में ये पानी भरा हुआ है, एक कंटेनर में पानी भरा हुआ है और ये बर्फ का कुछ टुकड़ा, इसमें बर्फ का एक टुकड़ा इसमें तैर रहा है। तो पहला सवाल तो यही पूछा जाता है, पानी की डेंसिटी रो वाटर 1 ग्राम पर सीसी है, और ये आइस है। आइस की जो डेंसिटी है, सॉलिड है, तो आइस की जो डेंसिटी है दैट इज रो आइस, ये 0.9 ग्राम पर सीसी स्टैंडर्ड वैल्यू मैंने ली है। तो पहला तो सवाल ये है कि बर्फ का कितना पार्ट इसके अंदर है और कितना पार्ट बाहर है। तो ऑप्शन होंगे कि इतने परसेंट अंदर है, इतने परसेंट बाहर है। दूसरा होगा कि आधा डूबा होगा, आधा बाहर होगा। तीसरा होगा कह नहीं सकते, बर्फ बर्फ का जो टुकड़ा है उसके आकार पर निर्भर करेगा कि वो किस तरह का, सिलेंडर है, क्यूब है, या टेढ़ा मेढ़ा है, तो कितना पार्ट अंदर होगा। इस तरह के कुछ ऑप्शन दिए जा सकते हैं, लेकिन इसका आंसर हमेशा फिक्स्ड होता है और वो डिपेंड करता है डेंसिटी पर। ठीक है, तो पहला सवाल होगा, फाइंड द परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ आइस इनसाइड वाटर। और हमेशा ध्यान रखना ये एक फिक्स्ड वैल्यू आती है, फिक्स्ड वैल्यू आती है। तो अब इस फिक्स वैल्यू को निकालने के लिए, क्योंकि आइस तो फ्लोट ही करती है हमेशा पानी में, तो V इन अपॉन V, और ये रो आइस यानी सॉलिड अपॉन रो लिक्विड यानी वाटर। तो आइस का है 0.9 और पानी का है 1, तो कितना वॉल्यूम अंदर आ गया, दैट इज V इन अपॉन V, और दिस इज 0.9। और परसेंटेज में अगर चाहिए तो 100 का मल्टीप्लाई इधर और 100 का मल्टीप्लाई इधर, तो 90% डूबा होगा। और ये हमेशा के लिए ट्रू है, इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है कि ये बर्फ का टुकड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, इससे कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमेशा ध्यान रखना बर्फ की जो डेंसिटी है, ठीक है, आइस की जो डेंसिटी है वो फिक्स है। अगर आइस की डेंसिटी को वेरी कर दें या पानी की डेंसिटी को वेरी कर दें तो फिर चेंजेस आएंगे। ठीक है, डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। डेंसिटी अगर फिक्स्ड है तो हमेशा 90% भाग बर्फ का डूबा रहता है और 10% भाग हमेशा बाहर रहता है। 10% पार्ट आउटसाइड वाटर एंड 90% पार्ट इनसाइड वाटर होगा। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन हुआ। अब इसी में एक दूसरा सवाल बनता है, इन प्रीवियस क्वेश्चन, और ये आपको शायद इसका जवाब जरूर पता होगा, लेकिन इसके बाद हम थोड़ा सा और टफ लेवल पे आएंगे। इन प्रीवियस क्वेश्चन, if whole ice
मेल्ट्स, पूरी बर्फ पिघल जाती है। हाउ द लेवल ऑफ वाटर विल चेंज इन कंटेनर या वेसल। अब हाउ द लेवल मैंने पूछ लिया, मैं आपको ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, बट वहां आपको 4 ऑप्शन दिए होते। कहेगा लेवल वही रहेगा, दूसरे ऑप्शन में कहेगा लेवल थोड़ा डाउन चला जाएगा, तीसरे में कहेगा लेवल थोड़ा पानी का ऊपर आ जाएगा, चौथे में कहेगा कैन नॉट से डेटा इनसफिशिएंट। इस तरह का 4 ऑप्शन बना देगा। तो ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, आइस को लेके आपने पढ़ा तो होगा, और आप में से मुझे उम्मीद है ज्यादातर लोग इसका जवाब भी जानते होंगे कि बर्फ जब पिघल जाएगी तो लिक्विड का जो लेवल है, पानी का जो लेवल है, वो इसमें किस तरह से चेंज होगा। बताइए। सर सेम रहेगा, ठीक है। जब बर्फ पिघलती है, उसका जब पानी बन जाता है, तो पानी का जो लेवल है उसमें कोई फर्क नहीं आता। आपको आंसर अगर पता है तो ऑब्जेक्टिव में लिख के आ सकते हैं, बट कैसे हुआ ये मैं आपको बताऊंगा अभी। कैसे हुआ ये मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें सबसे पहले तो आंसर आप लिख सकते हैं, लेवल ऑफ वाटर विल रिमेन अनचेंज्ड इन वेसल। ठीक है, पानी का लेवल में कोई चेंज नहीं आएगा। अब आपके मन में एक नेचुरली क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ऐसा क्यों हुआ। चलिए समझते हैं इस चीज को। तो इसके लिए देखिए, हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान लेते हैं, और वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन ये है कि जब ये बर्फ इसमें पिघल रही है, तो मैं इसको यहाँ ना पिघला के मैंने इस बर्फ के टुकड़े को बाहर निकाल लिया, और मान लो मुझे जादू आता है, और इस जादू से मैंने क्या किया, पानी को स्टैच्यू कर दिया। स्टैच्यू बचपन में खेले होगे आप, स्टैच्यू बोल देते हैं तो वहीं पे फ्रीज हो जाते हैं हम। ठीक है, तो बर्फ का टुकड़ा मैंने निकाल लिया, और बर्फ के टुकड़े को निकालने के बाद ये इतना गड्ढा बच्चा रह गया यहाँ पे। स्टैच्यू पानी को इसलिए किया कि पानी इसमें न जाए, ये पानी को मैंने स्टैच्यू कर दिया, इतना गड्ढा रह गया। और बर्फ का जो टुकड़ा था उसको मैं लाके एक जगह दूसरे कंटेनर में, ये मेरा समझाने का अपना एक तरीका है। ठीक है, जरूरी नहीं हम ऐसा करेंगे कि वहाँ स्टैच्यू कैसे किया। कुछ पूछ रहे होंगे बच्चे, बोले सर स्टैच्यू कैसे कर लेते हो आप, हमें भी बताओ पानी को। तो ऐसा नहीं है भैया, ये बर्फ है, आइस है, और इसको हमने यहाँ इसमें कंटेनर में मेल्ट कर लिया। अब मैं ये जो वॉल्यूम है, ये आइस का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ आइस, ये मैं देखूंगा, और ये जो गड्ढा है इसका जो वॉल्यूम है, इसे मैं कह रहा हूँ वी इन। अगर आपको विजिबल हो रहा हो, वी इन का मतलब बर्फ का जो टुकड़ा इसके अंदर था वो वॉल्यूम है वी इन। अगर मैं एक सिंपल सी कंडीशन आपके सामने रख रहा हूँ, अगर ये पानी जो बना है बर्फ से, इस पानी का वॉल्यूम वी आइस जो मैं लिख रहा हूँ, या वी वाटर, एक ही बात है, वी वाटर, बल्कि वाटर कहना चाहिए, आइस नहीं कहना चाहिए, क्योंकि पानी बन गया ना, तो वॉल्यूम आइस का और पानी का बराबर नहीं होगा। तो मुझे इसको वी वाटर कहना चाहिए, पानी का वॉल्यूम, आइस से पानी बन गया। और आप जानते हो कि पानी जो बनता है वो कम बनेगा आइस से। आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा कि बर्फ की डेंसिटी, मास सेम होता है यार, सिंपल सी बात है। देखो मास होता है एम, होता है वी रो। अब बर्फ हो या पानी हो, मास थोड़ी चेंज हो जाता है, स्टेट बदलने से मास थोड़ी बदलेगा। हाँ, डेंसिटी बदल जाती है तो वॉल्यूम बदल जाएगा। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि जो वॉल्यूम और डेंसिटी है, दे आर इनवर्सली रिलेटेड। तो हम इतना कह सकते हैं, बर्फ की डेंसिटी पानी से कम होती है, पानी से कम होती है, अभी लिखी 0.9 होती है। तो वॉल्यूम जो होगा वो ज्यादा होगा, किसका, बर्फ का, क्योंकि डेंसिटी बर्फ की कम होती है। तो बर्फ का वॉल्यूम ज्यादा है, तो यहाँ ये बात तो पक्का है कि जो पानी बना होगा बर्फ पिघलने पे, वो पानी कम बना होगा, वॉल्यूम कम बना होगा, मास कम नहीं, ध्यान रखें। अच्छा, अब हमें ये चेक करना है कि ये जो वी इन है, जो वॉल्यूम हम यहाँ से बर्फ के टुकड़े को निकाल ले गए यहाँ पर, और इसके बाद जो गड्ढा जो रह गया, ये पिट जो बना बच्चा रह गया, स्टैच्यू कर दिया मैंने, तो इसका जो वॉल्यूम है ये ग्रेटर देन है, लेस देन है, या इक्वल है वी वाटर के, जो पानी बना है। और जब हमें ये पता लग जाएगा कि ये बराबर है या बड़ा है या छोटा है, दिस वी हैव टू कैलकुलेट, तो हम बता पाएंगे कि लिक्विड का लेवल, इसमें पानी का लेवल ऊपर गया होगा कि नहीं गया होगा, क्योंकि इसी पानी को वापस मुझे इस गड्ढे में डालना है ना।
ये मैं एक समझाने के लिए मैंने ऐसा किया कि बर्फ के टुकड़े को अलग पिघला लिया। एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ होगा, पर समझाने के लिए कह रहा हूँ कि पानी पहले बर्फ का पानी बना लिया, उस पानी को इस बीकर से, ग्लास से इसमें उड़ेल देंगे और कर देंगे इस गड्ढे में। तो अब अगर मान लो इस पानी का वॉल्यूम इस गड्ढे के वॉल्यूम के बराबर हुआ, वो हमें चेक करना है। अगर ये बराबर हुआ तो लेवल राइज नहीं होगा, लेवल राइज नहीं होगा। और अगर वॉल्यूम पानी का ज्यादा हुआ, वी इन से ज्यादा हुआ, तो पानी थोड़ा राइज कर जाएगा, गड्ढे के बाहर निकल जाएगा, गड्ढे के बाहर निकलेगा तो लेवल लिक्विड का बढ़ जाएगा। और अगर ये गड्ढे के वॉल्यूम से पानी का वॉल्यूम कम रहा, तो कम रहेगा तो मैं कहूंगा गड्ढा थोड़ा खाली रह जाएगा, यहां तक भर पाएगा। और जब आप इसको अनस्टैच्यू करोगे पानी को, अभी तो स्टैच्यू कर रखा है ना, तो अनस्टैच्यू करोगे तो इधर का पानी साइड से इस गड्ढे में जो खाली रह गया है, जो जगह खाली रह गई है, उस खाली जगह को भरने के लिए पानी दोनों साइड से इसमें आने लग जाएगा, और उससे लेवल थोड़ा सा तो पक्का डाउन गया ही होगा, यहाँ से और यहाँ से। तो मेन चीज क्या है कि हमको ये चेक करना है कि इसमें जो गड्ढे का वॉल्यूम है, ठीक है, वो गड्ढे का वॉल्यूम और पानी जो बना है वो क्या सेम है या नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो गड्ढे का वॉल्यूम है ये हम निकालेंगे, राइट। तो अभी देखो आइस का वेट mg, और इसको जबकि फ्लोट कर रही थी तो मैं कह सकता हूँ v इन रो वाटर इंटू जी। ये क्या किया भैया, कुछ समझ में आया? देखो mg को मैंने एफ के बराबर कर दिया, क्योंकि बर्फ तो तैर ही रही थी यार, है ना, बर्फ तो तैर ही रही थी। तो mg को एफ के बराबर कर दिया। तो सबसे पहले तो v इन की वैल्यू हमने निकाल ली, रो जी से जी कट गया, और v इन की वैल्यू आ गई मास ऑफ आइस डिवाइडेड बाई रो ऑफ वाटर, एक इक्वेशन। अब बात आती है वी वाटर निकालने की। तो वी वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर अगर मैं निकालूंगा तो मैं करूंगा मास, तो वही रहेगा, चाहे आइस का मास कह लो चाहे वाटर का कह लो, और डिवाइडेड बाई, अब पानी का वॉल्यूम चाहिए तो डेंसिटी जाहिर सी बात है पानी की होगी। ये मास आइस का कह लो या वाटर का कह लो, मास तो सेम ही रहेगा, वॉल्यूम बदलेगा क्योंकि डेंसिटी बदलती है। अब ये आपकी भैया सेकंड इक्वेशन हो गई। तो सेकंड इक्वेशन से देखें तो वी इन एम अपॉन आइस अपॉन रो वाटर, और वी वाटर भी, यानी मैं यहाँ से कह सकता हूँ फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 ये वी इन और वी वाटर बराबर हो गए। आप देखिए दोनों को, और बराबर हो गए तो किस कंक्लूजन पे हम पहुंचे? हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि जो गड्ढा है उसका जो वॉल्यूम है उसके बराबर ही पानी बना होगा, और जस्ट ये गड्ढा भर जाएगा, जस्ट ये गड्ढा भर जाएगा, इसका मतलब कि पानी बिल्कुल भी ओवरफ्लो नहीं किया होगा, गड्ढे के बाहर नहीं निकला होगा, और इसलिए लेवल चेंज नहीं होगा। आपको मेरी बात शायद समझ में आ गई होगी, और आप इस रिजल्ट को आगे के लिए ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट टाइम आपको सॉल्व नहीं करना है इसको, रेदर इसको इसी तरह से अगर पूछा जाएगा तो आप सीधे डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। बाकी आपके मन में होगा कि अगर हम इसे सॉल्व करते तो कैसे करेंगे। ये तो सबसे इजीएस्ट केस है, आपने किया भी होगा, मोस्ट ऑफ यू नो द आंसर, बट इसमें क्वेश्चन में कभी कभी थोड़ा चेंज सिचुएशन आ जाती है, और वो चेंज सिचुएशन दो तरह की हो सकती है। वो सिचुएशन ये होगी कि जो बर्फ का टुकड़ा था, उस बर्फ के टुकड़े के अंदर एक कंकड़ स्टोन फ्रीज हो गया है, एक स्टोन उसके अंदर फ्रीज हो गया है, और अब बर्फ पानी में जब हमने डाल दी तो वो स्टोन और बर्फ दोनों, बर्फ के अंदर ही स्टोन है, वो फ्लोट कर रहे हैं। अब जब बर्फ पिघलेगी तो बर्फ का तो बन जाएगा पानी, स्टोन का तो पानी बनने से रहा। और ये तो कॉमन सेंस की बात है, मतलब यूजुअली ऐसा होता है। आप कह सकते हैं कि सर ऐसा जरूरी नहीं है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि यूजुअली ऐसा होता है कि पत्थर डूब जाता है, तैरता नहीं है ना। अब आप कह सकते हैं कि नहीं सर ऐसा तो होता है कि पत्थर भी तैर जाते हैं, हमारे पुराणों में, रामायण में आपने सुना ही होगा, वो पुल बनाया था। तो ये बात सच है, और मैंने खुद भी देखा है। मैं अभी लास्ट टू लास्ट ईयर एक वहाँ गया था घूमने के लिए, कन्याकुमारी। तो वहाँ मैंने वो पत्थर इस तरह के देखे, रॉक्स होती हैं, और वो पानी में वाकई फ्लोट कर रहे थे वहाँ कन्याकुमारी में ही। और वो एक्चुअली क्या होते हैं, पत्थर थोड़ा वैसे होते हैं, उनमें एयर कैविटीज वगैरह बनी होती हैं, वो एग्जैक्ट उस तरह की नहीं होते, शेल टाइप की होती हैं, पानी पे फ्लोट करते हैं। तो मैंने खुद देखा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है।
तो वहाँ इस तरह के पत्थर हैं और मिलते हैं, वो शी सेल टाइप के होते हैं, उनमें एयर कैविटी वगैरह काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है वो पानी में डूबते नहीं है। और वो मेरे घर पे आज भी है, मैं वहाँ से लेके भी आया हूँ, अगर किसी को देखना हो तो मैं दिखा भी सकता हूँ, मेरे घर पे आज भी है रखा हुआ। पानी में उसको डालते हैं तो डूबता नहीं है। एयर कैविटीज़ होती हैं, एयर बबल्स उसमें ट्रैप होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वॉल्यूम तो ज़्यादा होता है लेकिन उसकी डेंसिटी कम होती है तो फ्लोट करता है। सो वी आर नॉट कंसीडरिंग दैट केस, इन जनरल हम बात कर रहे हैं कि जो नॉर्मल पत्थर होता है, वो बर्फ में अगर अंदर ट्रैप हो गया है और बर्फ जब पिघलेगी तो उसका तो बन जाएगा पानी, और पत्थर का नहीं बनेगा पानी, पत्थर तो पत्थर ही रहेगा, तो वो फ्लोट नहीं करेगा, वो सिंक कर जाएगा। तो हाउ द लेवल विल चेंज? तो इसमें 2 सिचुएशन बनेंगी, एक तो पत्थर है जिसका केस हम मान के चल रहे हैं कि इसकी डेंसिटी पानी से ज़्यादा है इसलिए डूब जाता है, और दूसरा केस है कि कोई एक ऐसी हल्की कोई चीज़ जो पानी से हल्की हो, पत्थर तो भारी हो गया, डेंसिटी ज़्यादा हो गई, लेकिन पानी से हल्की कोई चीज़ उसके अंदर ट्रैप हो गई, जैसे केरोसिन ऑयल मान लो, पानी के अंदर ट्रैप हो गया केरोसिन ऑयल, हल्का होता है, तैरता है, आप जानते हो। और बर्फ के अंदर मान लो एक कैविटी थी, उसमें केरोसिन ऑयल भरा हुआ था, वो बर्फ जम गई। अब बर्फ जब पिघलेगी तो बर्फ का पानी बन जाएगा, लेकिन केरोसिन तो केरोसिन ही रहेगा, उसका थोड़ी पानी बनेगा। तो फिर लेवल कैसे चेंज होगा? तो इनमें दोनों सिचुएशन को ध्यान रखना है। अब जैसे यहाँ इस केस में, बर्फ वाले केस में, अभी जो मैंने बता दिया है, इसमें बर्फ का टुकड़ा था, एक केस। एक दूसरा केस बर्फ में पत्थर का टुकड़ा था। तीसरा केस बर्फ के अंदर केरोसिन का टुकड़ा नहीं बोलूँगा, मतलब केरोसिन मान लो। तो इन तीनों में अंतर क्या है कि जब ये डूबते हैं या मेल्ट करते हैं तो बर्फ जब पिघलेगी तो उसका बनेगा पानी। तो उसकी जो डेंसिटी है वो पानी के बराबर होगी मेल्ट करने के बाद, ध्यान रहे, मेल्ट करने के बाद। पत्थर मेल्ट नहीं करेगा, केरोसिन मेल्ट नहीं करेगा, वो तो मोल्टन स्टेट में ही होगा। तो आपको ये देखना है कि इनमें अगर डेंसिटी ज़्यादा होती है, पत्थर की डेंसिटी ज़्यादा है, करके प्रूव करके भी देख सकते हैं, दिखा सकता हूँ। बट मैं आपको 2 बातें बताने जा रहा हूँ। बर्फ का केस तो क्लियर हो गया। अब बर्फ के केस में अगर स्टोन ट्रैप है, तो वो स्टोन डूब जाएगा। ठीक है? तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये आपने नोट अगर कर लिया हो, अगर कुछ रह गया हो तो मैं दिखा दूँगा। तो इसमें 2 सिचुएशन बनाएँगे। पहली सिचुएशन ये है, केस फर्स्ट, अ स्टोन इज़ ट्रैप्ड इन आइस। तो स्टोन की जो डेंसिटी होती है हम जानते हैं, स्टोन मेल्ट तो नहीं करेगा, और स्टोन की जो डेंसिटी होती है, इन जनरल केस में बात कर रहा हूँ, वो पानी से ज़्यादा होती है। ठीक है? थोड़ा जगह मैंने छोड़ दिया। और केस 2, सम केरोसिन ऑयल, के ऑयल मतलब केरोसिन ऑयल, इज़ ट्रैप्ड इन आइस। ठीक है? और केरोसिन की जो डेंसिटी होती है, वो आप जानते हैं पानी से कम होती है। तो अब व्हेन आइस मेल्ट्स, तो अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, बर्फ जब पिघलेगी तो बर्फ का पानी बन गया। और एक केस था बर्फ के अंदर, जैसे मैंने कहा, यहाँ पे आपको समझना है कि ये जैसे बर्फ का टुकड़ा है, इसके अंदर ये बर्फ का टुकड़ा ही है, बर्फ के अंदर बर्फ, तो ये भी पिघल के पानी बनेगा, तो इसकी डेंसिटी बराबर होगी। जब डेंसिटी बराबर होती है तो लेवल में कोई चेंज नहीं आता, और जब डेंसिटी ज़्यादा होती है जैसे स्टोन के केस में, तो लेवल हमेशा डाउन जाएगा, ध्यान रखना, लेवल हमेशा डाउन जाएगा। और इसमें केरोसिन ऑयल के केस में डेंसिटी कम है, तो यहाँ लेवल हमेशा अप जाएगा। ये प्रूव भी किया जा सकता है। तो व्हेन आइस मेल्ट, स्टोन विल सिंक, मैं लिखा ही देता हूँ, एंड द लेवल ऑफ वाटर इन वेसल विल सिंक, यानी लेवल डाउन जाएगा। विल सिंक का मतलब डाउन जाएगा, ध्यान रखना। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब पत्थर डूब गया तो पत्थर अपने वेट के बराबर पानी को डिस्प्लेस नहीं कर पाया। अगर कर देता तो वो पानी को डिस्प्लेस अगर किया होता अपने वेट के बराबर तो पत्थर तैरता, पहली बात। और दूसरी बात, वहां पर जो लिक्विड डिस्प्लेस होता वो उसके बराबर ही होता, वॉल्यूम के बराबर, लेकिन उससे कम हो पाया क्योंकि पत्थर डूब गया, वेट को बैलेंस करने लायक लिक्विड डिस्प्लेस नहीं हुआ, डूब गया, तो कम डिस्प्लेस हुआ, इसलिए लेवल उतना राइज हो ही नहीं पाया, कम राइज हो पाया, इसलिए लेवल डाउन चला जाएगा।
जब बर्फ पिघल जाएगी, लेवल ऑफ वाटर इन वेसल विल सिंक या गो डाउन। सिंक में भी कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं गो डाउन ही लिख देता हूँ। और इस केस में व्हेन आइस मेल्ट, लेवल ऑफ लिक्विड, फाइनल लेवल होगा, ध्यान रखना, पानी और पानी के ऊपर केरोसिन मिला के, द लेवल ऑफ लिक्विड विल गो अप। तो सिंपल सा आपको केस ध्यान रखना है कि अगर डेंसिटी कम है तो लेवल डाउन, सॉरी अप जाएगा, और अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो डाउन जाएगा। और अगर यहाँ मैंने कहा ये आइस के अंदर आइस ही थी तो आइस तो पिघल जाएगी, तो इसकी डेंसिटी पानी के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे वाटर की डेंसिटी वाटर के बराबर होगी, आइस का पानी बन गया। तो इस केस में लेवल में कोई चेंज नहीं आएगा। इतना सा ध्यान रखोगे तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि चौथी कोई सिचुएशन हो ही नहीं सकती इसमें। ठीक है, अब इसी में मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, जो आईआईटी में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर में आईआईटी का क्वेश्चन है। और क्या है क्वेश्चन, वो देखिए। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर ये एक वेसल है, और इस वेसल में ये एक लकड़ी का टुकड़ा है, वुड, वो फ्लोट कर रहा है, और इसके ऊपर एक कॉइन, सिक्का ये रखा हुआ है, और ये सिक्का भी तैर रहा है। जाहिर सी बात है, लकड़ी के ऊपर रखा है तो तैरेगा, वैसे तो डूब जाएगा, इतना तो पता ही होगा। वुड और ये वाटर, ठीक है। और यहाँ दो चीजें मेंशन कर रखी हैं, एक तो ये पानी की जो हाइट है वो h है, और ये जो लकड़ी का टुकड़ा है जो डूबा हुआ भाग है, मान लो एक सिलेंड्रिकल शेप में, उसकी लेंथ जो डूबा हुआ है वो l है। अब क्वेश्चन क्या आया था आईआईटी में, जो आया था कि इस सिक्के को हमने निकाल के इसके ऊपर से उठा के पानी में डाल दिया। इफ द कॉइन is dropped in water, then चार ऑप्शन है, L and H remain unchanged, पहला। दूसरा, L and H both decreases। तीसरा, L decreases and H increases। ठीक है। और चौथा है L increases and H decreases। ठीक है, बताइए। देखिए, एक चीज के बारे में तो मुझे लगता है आप श्योर होंगे कि जब सिक्के को हम इसमें डालेंगे तो लकड़ी का जो पार्ट डूबा हुआ था वो कम डूबा रह जाएगा, लकड़ी थोड़ा ऊपर आ जाएगी। तो कॉमन सेंस है, ये तो कोई भी बता देगा कि सिक्के को अगर इसके ऊपर से हटा देंगे तो जो लकड़ी का पार्ट जो डूबा हुआ था पहले, अब उससे कम डूबा रहेगा, थोड़ा लकड़ी का पार्ट उछल के ऊपर आ जाएगा थोड़ा सा। वो कारण ये है कि पहले कॉइन लकड़ी की हेल्प से फ्लोट कर रहा था, और अब वो उसको उठा के पानी में डाल दिया, तो लकड़ी को केवल अब अपने वेट के लायक ही डिस्प्लेस करना है। पहले अपने वेट के साथ साथ कॉइन के वेट के बराबर, दोनों के सम के बराबर लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा होगा। और अब अगर कॉइन को हटा लेंगे तो कॉइन तो गया पानी में, और लकड़ी का टुकड़ा अब कम डूबा होगा, क्योंकि अब इसको केवल उतना लिक्विड डिस्प्लेस करना है जितना के कम डिस्प्लेस करना है जितना के इसका वेट है उसके इक्विवेलेंट। तो ये हम कह सकते हैं कि L तो पक्का कम होगा, L तो पक्का कम होगा। अब यहाँ कम होने वाले ऑप्शन हम अगर देखें, क्योंकि H में कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है, तो जो ऑप्शन है वो B और C ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें L को डिक्रीज करने की बात कही है। अब सवाल ये है कि L डिक्रीज होगा, ये बात समझ में आती है, लेकिन H का क्या होगा? वो भी डिक्रीज होगा। वो भी डिक्रीज होगा, और उसी के लिए ये ऊपर वाला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया
कि बर्फ के अंदर एक पत्थर का टुकड़ा था और जब बर्फ पिघली तो पत्थर का टुकड़ा डूब गया। तो कोई भी चीज अगर डूबती है, ध्यान रखना, तो वो अपने अपने वेट से कम लिक्विड डिस्प्लेस करती है, अपने वेट से कम। अगर उसके बराबर या उससे ज्यादा डिस्प्लेस करेगी तो वो तैरेगी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ऐसा नहीं है। तो कॉइन डूबेगा, और कॉइन डूबेगा तो अपने वेट से कम लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, तो लिक्विड का लेवल उतना उठ ही नहीं पाएगा जितना पहले था, कम करेगा। तो वहां फिर एच बी क्या होगा, डाउन होगा। अभी ऊपर मैंने समझा दिया, तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके आप इसको डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। तो एल और एच दोनों ही डिक्रीज करेंगे, बोथ विल डिक्रीज। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए मैं आगे बढ़ता हूं, और इसमें एक वो केस मैंने आपको जो बताया था कि जिसमें मैंने कहा था कि हम सोने में मिलावट का पता कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे वो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ। आप इसको भी नोट कर लो और साथ ही साथ स्क्रीनशॉट लेते जाया करो अगर कुछ छूट जाता है तो। अब देखिए अगला सवाल क्या है वो हम देखते हैं। अ गोल्ड ऑर्नामेंट, अ गोल्ड ऑर्नामेंट weighs 50 gram in air, but when it is weighed in water, लेकिन जब इसको पानी में वे करते हैं, बट व्हेन इट इज वेड इन वाटर इट वेज ओनली 46 ग्राम। यानी हवा में तो 50 ग्राम ऑर्नामेंट का वेट है, मास है यानी, लेकिन अगर पानी में वे करते हैं तो 46 ग्राम आता है। ठीक है, इफ सम कॉपर, if some copper is mixed in gold, then find the mass of copper। यानी ये 50 ग्राम सोना आपने खरीदा, 5 तोला, ठीक है, इस सोने को खरीद के लाए और 50 के रेट मान लेते हैं हम, मेकिंग चार्ज वगैरह मिला के 46 समथिंग चल रहा होगा इस समय, काफी महंगा है सोना अभी। तो 50,000 पर तोला अगर रेट है पर 10 ग्राम, तो 50 ग्राम के लिए आपने यू हैव पेड, मेकिंग चार्ज वगैरह मिला के 2.5 लाख रुपए आपने पे किए। अब आपके मन में डाउट था, यार बहुत पैसा खर्च किया, 2.5 लाख रुपए बहुत होते हैं। तो आपके मन में डाउट है कि इसमें कितना तांबा मिक्स है, देखते हैं 50 ग्राम में। दुकानदार ने कहा था कि मैं 90% सोने में बना के देता हूँ, 10% तो टांका वगैरह उसमें लगता है। आपने सुना होगा, कभी जाते हैं कि वो जरूरत भी होती है, सोने का टांका नहीं लग सकता, कॉपर वगैरह का टांका लगता है, थोड़ा मिलावट करनी पड़ती है उसकी मजबूती के लिए कॉपर। तो उसने कहा केवल 10% ही इसमें कॉपर है, यानी कि 50 में 10% का मतलब 5 ग्राम कॉपर, बाकी 45 ग्राम सोना है। और उसने कहा गारंटी के साथ है। और अब आजकल गवर्नमेंट ने कर भी दिया है कि BIS हॉलमार्क होना चाहिए प्योरिटी के लिए। लेकिन अब कौन चेक करने बैठा, इतने सारे एक एक शहर में सैकड़ों गोल्ड स्मिथ हैं, शॉप्स हैं, और इनका कौन BIS हॉलमार्क वगैरह देता होगा, और मैं देता भी होगा तो हु इज गोइंग टू चेक ईच एंड एवरी ऑर्नामेंट। तो आपका एक ट्रस्ट होता है, दुकानदार पुराना एक आपके फैमिली में दादा दादी ने लिया, मम्मी पापा ने खरीदा, अब आपको भी जरूरत है, आप भी वहीं गए, आपको डाउट हुआ कि यार ये मुझे डाउट लग रहा है, इसका जो शाइनिंग है थोड़ा डिफरेंट सी है, इसमें कॉपर शायद ज़्यादा मिक्स किया है, ये तो बोल रहा है 85-90% मैंने दिया, 90% 5 ग्राम होना चाहिए, 45 ग्राम सोना है, बट मुझे डाउट है। तो आपने घर पे ये एक्सपेरिमेंट किया जो मैं करने जा रहा हूँ। कॉपर कितना है, 50 ग्राम में दुकानदार ने कहा 5 ग्राम कॉपर मिला है, बाकी 45 ग्राम सोना है, 2.5 लाख रुपए आपने दिए, लेकिन आपको डाउट था तो आप इसमें पता करना चाहते हैं कितना तांबा मिलाया गया है। इफ सम कॉपर इज मिक्स्ड इन गोल्ड देन फाइंड द मास ऑफ कॉपर। और इसके लिए दो चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी, और वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी कॉपर और गोल्ड की। स्पेसिफिक ग्रेविटी दी रखी है आपको, और आपको याद होगा मैंने कहा था स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब है डेंसिटी, ग्राम पर सीसी में कह सकते हो, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गोल्ड एंड कॉपर CU is 20 and 10।
ध्यान रखना, स्पेसिफिक ग्रेविटी कह रहा हूँ। तो डेंसिटी बनानी हो तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, 20 ग्राम पर सीसी और 10 ग्राम पर सीसी, और पानी की डेंसिटी के रेस्पेक्ट में, स्पेसिफिक ग्रेविटी पानी के रेस्पेक्ट में, तो वो 1 ग्राम पर सीसी होती है। तो आपको अगर ज़रूरत हो तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। घर पे आके आपने शुद्ध पानी लिया, उसकी डेंसिटी आपने पता करी, 1 ग्राम पर सीसी पानी की थी, और अब आपने उसको मेजर किया, तो मेजर करते 46 ग्राम आ गया। तो ये मैं कह सकता हूँ भैया कि एफ अप की वैल्यू, मैंने कहा था लॉस इन वेट के बराबर होती है, थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको। तो एफ अप की जो वैल्यू आ गई, ये लॉस इन वेट यानी 4g, ये 4 ग्राम इंटू जी, जी की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि वेट फोर्स एफ अप है तो फोर्स है, तो इंटू जी करना पड़ेगा। एक जी का मतलब यहाँ ग्राम नहीं है। और अब यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा वी रो जी। एफ अप में जो होता है ये रो वाटर ले लेंगे, पानी में ही आपने वे किया है, और इसमें जब आप उसको वे किए होंगे तो पानी में पूरा डूबा होगा, तो वी इन की वैल्यू वी के बराबर होगी। मान लो ये ऑर्नामेंट है, ठीक है, और इसमें कॉपर ये है, अंदर छुपा हुआ है, ये कॉपर है, और बाकी का ये गोल्ड है। अब ऐसा होगा नहीं, लेकिन मैं एक फिगर से समझा रहा हूँ। एक जगह सारा गोल्ड हमने कर लिया और एक जगह कॉपर कर लिया, इसको वो 50 ग्राम बोल रहे हैं। अब इसमें ये जो कॉपर है, ये Cu, सो इसका जो वॉल्यूम है, या मैं मास निकालना चाहता हूँ, तो इसका मास m है, और बाकी का गोल्ड का Au, इसका मास भैया 50 माइनस m होगा, ठीक है, 50 माइनस m होगा, राइट। अब चलिए, अब आती है बात वॉल्यूम की। तो यहाँ पे देखिए 4g इक्वल्स टू वी रो वाटर इंटू जी, तो जी से जी तो चला जाएगा। अब ये इधर 4 बचा। अब वॉल्यूम की बात आती है, तो वॉल्यूम में तो दोनों का ही वॉल्यूम आएगा ना, क्योंकि पूरा ऑर्नामेंट पानी में डुबोया होगा, फ्लोट थोड़ी करेगा। हैवी होते हैं ये मेटल्स तो पानी से, तो डूब जाएंगे तो पूरा का पूरा वॉल्यूम। लेकिन वॉल्यूम में वॉल्यूम गोल्ड का और वॉल्यूम कॉपर का मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर, जो कि 1 ग्राम होती है। तो वॉल्यूम गोल्ड का कैसे निकाला जाए, तो गोल्ड का मास डिवाइडेड बाई गोल्ड की डेंसिटी, वो स्पेसिफिक ग्रेविटी 20 जो दी है वो ग्राम पर सीसी में, सारा डेटा हम ग्राम में ही लेके चल रहे हैं। तो 50 माइनस एम गोल्ड का डिवाइडेड बाई 20, और कॉपर का एम डिवाइडेड बाई 10, और ये 1 और ये 4। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इधर ये 80 आ जाएगा 20 से, और ये 50 माइनस एम प्लस 2m, और ये आ गया भैया आपका 50, और यहाँ से 2m माइनस प्लस m, सॉरी, और 80, तो m आ गया 30 ग्राम। ये m कॉपर था, ध्यान रहे। आपको लग रहा हो चलो फिर भी सही है, सोना, सोना नहीं है, कॉपर है। दुकानदार ने कहा था 90% सोना दिया है, 45 ग्राम सोना है और 5 ग्राम तांबा है, यहाँ तो लूट लिया। 30 ग्राम तांबा दे दिया, 20 ग्राम केवल सोना। 45 ग्राम सोना बताया था, लेकिन निकला कितना, केवल 20 ग्राम। 30 ग्राम तांबा दे दिया उसमें, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द इम्प्योरिटीज इन गोल्ड। कॉपर वगैरह या जो भी मिलाया जाता है वो आप इसमें निकाल सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो आप इसको चेक कर लीजिए, कहीं कोई डाउट हो वो आप पूछ सकते हैं। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट, ठीक है। तो अब इसके बाद एक एग्जांपल और मैं दूंगा आज की क्लास, उस एग्जांपल के साथ ही हम खत्म करेंगे, ठीक है। और अगली क्लास में कल सेम टाइम 7 to 8 एंड 9 to 10 हम फ्लूइड में आइडियल फ्लूइड, क्रिटिकल वेलोसिटी, रेनॉल्ड नंबर, ये पढ़ेंगे। फिर हम आएंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बर्नौली थ्योरम पे। कल मेजर पार्ट उसका हम खत्म कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हो सकता है कल ही खत्म हो जाए, हो सकता है परसों हो पाए। तो ये आपने नोट कर लिया, या फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। अगर कोई डाउट है किसी का पूछ सकते हो। एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए ये एक कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है और इसमें एक हल्का ब्लॉक है लकड़ी वगैरह का, और उसको हमने ब्लॉक को इसके अंदर रोक के रखा है, क्योंकि लकड़ी वगैरह का जैसे हल्की किसी चीज़ का है तो वो फ्लोट करके सरफेस पे आ जाता, लेकिन हमने ऐसा नहीं होने दिया, रस्सी से बांध के रखा है और इसमें जो टेंशन आ रहा है वो टी नॉट है। अब इसी में दूसरी सिचुएशन क्या है कि इसी कंटेनर को अब हमने एक्सेलरेट करा दिया, लिक्विड में ये ब्लॉक अभी भी बॉटम से बंधा हुआ है और कंटेनर को अब सेकंड वाले सिचुएशन में एक्सेलरेट करा दिया ऊपर की तरफ। ठीक है, ये एक्सेलरेट करा दिया ऊपर की तरफ और ये ब्लॉक को बॉटम में बांध रखा है, और अब जो नई टेंशन है वो टी रस्सी में क्या होगी ये आपको बताना है। आज की क्लास इसके साथ ही ओवर करेंगे हम। ठीक है, तो टी नॉट मास इसका m है और नई टेंशन टी क्या होगी वो आपको बताना है। फाइंड टी। एक्सेलरेट ए के एक्सेलरेशन ए के टर्म्स में और जी के टर्म्स में आप चाहें तो टेंशन को बता सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं ही बता देता हूं आपको। सबसे पहले फिगर 1 आप करिए, जब तक सॉल्व मैं भी करता हूं, कुछ बच्चे हो सकता है सॉल्व कर लें। तो पहले फिगर 1 में इक्विलिब्रियम की बात करें। इक्विलिब्रियम में अगर हम देखें तो इस वाले ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे, तो आप कह सकते हैं कि सर एक एफ अप लग रहा होगा, एक सर टी नॉट लग रहा होगा और एक एम जी लग रहा होगा। अच्छा, एफ अप की वैल्यू इस केस में वी रो जी होगी। रो पानी की डेंसिटी, पानी या जो भी लिक्विड है, ठीक है, इसकी डेंसिटी रो है। तो अब यहाँ इक्विलिब्रियम में आप एक इक्वेशन बनाओगे, टी प्लस एम जी बराबर है वी रो जी के। टी नॉट प्लस एम जी बराबर है वी रो जी के। इसी तरह से फिगर 2 में आ जाते हैं। फिगर 2 में अगर हम देखें तो फिगर 2 में भी इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि इसके फ्रेम से अगर हम देखें, बी करके फ्रेम से अगर हम देखेंगे तो इस पे एक तो इसका टेंशन टी आ रहा होगा, इसके अलावा इसका वेट एम जी आ रहा होगा, इसके अलावा इसका एक सूडो फोर्स भी आ रहा होगा एम ए। देखो मैंने कहा हम बी करके फ्रेम से ही देख रहे हैं, तो सूडो फोर्स एम ए नीचे आया, इसका वेट एम जी आया और रस्सी से जो टेंशन मिल रहा है वो आया, और यहाँ पर एक फोर्स आया एफ अप। ये जो एफ अप है वो पिछले वाले से डिफरेंट आएगा। क्यों डिफरेंट आएगा यही समझने की बात है। वी रो जी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन अब जी नहीं है, जी प्लस ए है। ये बात समझ लेना, कोई एक्सेलरेटिंग फ्रेम में अगर आप एफ अप जब लिखोगे तो एफ अप में जी प्लस ए आएगा या जी माइनस ए आएगा, डिपेंड करेगा। यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो जी हम लेते हैं ये इफेक्टिव जी की वैल्यू आपको बतानी है, मतलब यूज करनी है इफेक्टिव। अब जैसे इस केस में अगर हम देखें तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, तो जी की वैल्यू नीचे की तरफ जी प्लस ए हो जाएगी। इफेक्टिव जी की वैल्यू वी रो जी प्लस ए, ये इफेक्टिव जी है। ठीक है, ये इफेक्टिव जी है, ये एफ अप की डायरेक्शन। अब यहाँ अगर हम इक्विलिब्रियम लिखते हैं, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा आपका टी प्लस एम जी प्लस एम ए नीचे की तरफ है, और ये जो वी रो जी प्लस ए है ये ऊपर की तरफ है। हमको टी निकालना है और मैंने कहा फाइंड टी इन टर्म्स ऑफ, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ क्योंकि वहाँ तो आपको ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन दिए होंगे, पर मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ। इन टर्म्स ऑफ टी नॉट ए एंड जी, केवल इनके टर्म्स में निकालना है। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, इस फर्स्ट इक्वेशन से हमको वी रो की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वी रो की वैल्यू यहाँ से आ गई टी नॉट प्लस एम जी अपॉन जी। वीरो इक्वल्स टू टी नॉट प्लस एम जी अपॉन जी, और इस वैल्यू को मैं इधर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो ये आ जाएगा एम जी
प्लस एम ए और इधर आ जाएगा टी नॉट प्लस एम जी अपॉन जी और ये जी प्लस ए। फर्दर मैं क्या कर रहा हूँ, टी नॉट प्लस एम जी ये तो बाहर है और इधर जी का डिवाइड कर दिया तो ये आ गया ए अपॉन जी। ये आपका इधर टी एम जी प्लस एम ए, तो देखिए इसमें टी एम जी प्लस एम ए इधर आ गया, टी नॉट 1 प्लस ए बाई जी का मल्टीप्लाई कर लिया और इधर एम जी 1 प्लस ए बाई जी ऐसे कर लिया। अब ये आ गया आपका टी नॉट 1 प्लस ए बाई जी और इधर आ गया एम जी प्लस एम ए और इधर भी एम जी प्लस एम ए, एम जी से एम जी, एम ए से एम ए चला गया और फाइनली आपको जो मिला वो आ गया टी इक्वल्स टू टी नॉट। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो अब आप देख लो, अगर किसी को कोई डाउट आ रहा हो इसमें, कहीं भी कोई कंसेप्चुअल कोई डाउट हो, मैंने आपको एक बात बता दी, नेक्स्ट टाइम कभी कोई एक्सेलरेटेड फ्रेम में अगर एफ अप आपको लिखना हो तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि वहां पर एफ अप की जो वैल्यू आती है उसमें वी रो जी इफेक्टिव लिखना है, आपको वी रो जी इफेक्टिव लिखना है। और ध्यान रखना एफ अप की जो डायरेक्शन है, एफ अप की जो डायरेक्शन है वो जी इफेक्टिव के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। अभी इस केस में जी इफेक्टिव की डायरेक्शन नीचे थी। अब ये जी इफेक्टिव कैसे निकालते हैं, मैंने पीछे भी कई बार डिफरेंट सिचुएशन आपको दी थी, सिंपल पेंडुलम वगैरह में बताया था। तो वहां पे भी जैसे मान के चलो, मैं थोड़ा सा और बता दूं, इसमें क्लियर कर दूं कि जैसे एक कंटेनर इधर एक्सेलरेट कर रहा है तो लिक्विड का लेवल ये होगा, तो यहाँ पे आप देखोगे एम जी इधर आएगा और सूडो फोर्स इधर आएगा, तो एम जी इफेक्टिव आपका इधर आएगा, एम जी इफेक्टिव आपका इधर आएगा। तो अगर कोई बॉडी यहाँ पे फ्लोट कर रही है तो उस पर जो एफ अप की डायरेक्शन आएगी फिर वो ये आएगी। मैंने क्या बोला, जो जी इफेक्टिव की डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। और एफ अप की वैल्यू इस केस में भी हम निकालेंगे तो एम जी इफेक्टिव मतलब वी रो जी इफेक्टिव यूज करेंगे। ये सिचुएशन आपको समझनी होगी। ठीक है, तो आप देख लो, कोई डाउट अगर किसी को है यहाँ इस क्वेश्चन में तो आप मुझे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, और नहीं तो हम आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। ठीक है।